हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं दैट जो अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है अबाउट द शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एंड द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स इनटू डिफरेंट सेक्ट्स। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट recently said that शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन इनके लिए होती है, this reservation can be subdivided into quotas as per the backwardness of different castes. तो लेट्स एनालाइज इस जजमेंट का आगे क्या होने वाला है। इस जजमेंट में आगे का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, प्लस इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि रिजर्वेशन इन इंडिया, हाउ मच ओल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट दिस इज एंड कैसे रिजर्वेशन का ओरिजिन हुआ, किसने रिजर्वेशन को लाया, किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया इंडिया की पॉलिटिक्स में, एंड इंडिया में रिजर्वेशन का कितना बड़ा हाथ है। ये सब चीजें देखते हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर एंड let's start with the history of reservation. And if we all know that and try to understand that reservation and caste is an old age system in Indian society, as it's rightly said that in Indian politics, people do not cast their vote, but people vote their caste. Why is it so? Even the democratic decisions of people are taken on the basis of caste. Why is caste of such a politicized nature an element in the Indian politics? और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली हम सबको ये पता है दैट कास्ट इसलिए बना और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इसलिए बनी बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल injustice which was met to some of the downtrodden sections of society. So, this is the basic reasoning behind caste. Now, let's understand the historical background of this caste system. Basically, it was in 1882 when the first concept of caste emerged. ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? 1882 में इट वाज विलियम हंटर and it was William Hunter and Jyotirao Phule in 1882 who both originally conceived this notion and idea of caste based reservation. इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए। देन इन 1990 in 1933 it was for the first time that a separate electorate known as communal awards was given by the British Prime Minister Ramsay MacDonald. And these communal awards were announced for Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo Indians, and Europeans and Dalits. बेसिकली ये कम्युनल अवार्ड जब अनाउंस हुआ, इससे पहले हमने देखा था दैट इंडियन हिस्ट्री में ही 1909 में और 1919 में दी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आ गया था फॉर मुस्लिम्स।
The separate electorate, which was made for the Muslims and now the communal awards in 1933, was basically to ensure that these sections of people they will vote for a particular their vote will be reserved for those of their own community in order to get their representation in पॉलिटिक्स सो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये चीज बनाई गई थी दैट आप उसी इंसान को वोट करोगे या सेपरेट इलेक्टोरेट उस टेरिटरी की उन लोगों के वोट को रिजर्व किया जाएगा उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो लोग डाउन ट्रोडन हैं या जो लोग इन कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं ठीक है ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट बट इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाने से पहले ही इस कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ गांधी जी बैठ गए हंगर स्ट्राइक पे गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और गांधी जी ने बोला नहीं ये नहीं होना चाहिए और उस टाइम पे द डिबेट बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड दिस डिबेट एंडेड इन अ रेजोल्यूशन अंडर पूना पैक्ट और पूना पैक्ट में ये बोला गया दैट रिजर्वेशन नहीं ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे हम अपने जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनको बट उनको क्या देंगे उनको देंगे रिप्रेजेंटेशन और उनको देंगे रिजर्वेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट पॉलिटिसाइज हुआ अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ एस सीज एंड एस टीज एंड देन जब इंडिपेंडेंस आ गई इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद हमने पहले स्टार्ट किया रिजर्वेशन फॉर एस सीज एंड एस टीज बट रिजर्वेशन कितनी होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए इसका पता करने के लिए देयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मंडल कमीशन इन 1991 हम मंडल कमीशन और उसके बाद जितने भी केसेस आए इन सबको बाद में जानेंगे सबसे पहले ये देखते हैं कि रिजर्वेशन क्यों व्हाई इज इट रिजर्वेशन इज नीडेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल इनजस्टिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस मैंने बोला कि कुछ कास्ट ऐसे थे बिकॉज ऑफ द वर्ण सिस्टम जिनको सोसाइटी में अंडर द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस लाइक क्लीनिंग स्वीपिंग क्लीनिंग ऑफ sewers and low grade work was assigned to those people who belong to some communities which collectively are called scheduled castes ठीक है जैसे पर्टिकुलर हमने पता है हमें सब ने ये नाम सुना होगा दलित्स जिनको गांधी जी बुलाते हैं क्या हरिजन्स हरि के जन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड और जिनको हम अभी डिप्रेस्ड क्लासेस बोलते हैं ठीक है तो यहां तक हमने समझ लिया कि बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया इन ऑर्डर कि इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा हो दैट वी एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 हमने क्या बोला दैट इन लोगों को एम्पावर करने के लिए हमें इनको एक स्टेप ऊंचा उठाना पड़ेगा इनके लिए हमें वेलफेयर मेजर्स लेने पड़ेंगे इनके लिए हमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा सो दैट देयर वी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एस्टैब्लिश अ लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक है एंड वी अचीव द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ठीक है एंड वी इंश्योर क्वालिटी एंड इक्वालिटी इन आर मेरिटोक्रेसी ठीक है यहां तक हमने समझ लिया कि क्यों रिजर्वेशन चाहिए और रिजर्वेशन का जो अभी स्टैंड है दैट इज अराउंड 60% जिसमें 7.5% कोटा एस को मिलता है 15% कोटा एस को मिलता है 27% कोटा ओबीसी को मिलता है और ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा मिलता है
अब ये जो कोटा का डिफरेंशिएशन है, ये जो कोटा का डिवीजन है, ये सब चीजें विद द पैसेज ऑफ लॉज पास किया गया। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्या क्या हुआ और कितने स्टेप्स लिए गए, कितने अमेंडमेंट्स आए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे जिनकी वजह से हम ये सब चीजें लेके आ गए। ठीक है, इसके लिए हम फिर से वापस जाते हैं और फिर से समझते हैं कि बेसिस क्या थी जिसकी बेसिस पे मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन इसलिए आया और मंडल कमीशन आया 1991 में। मंडल कमीशन क्यों आया? मंडल कमीशन इसलिए आया ताकि जो हम रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इन लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इन लोगों को एक स्टेप ऊपर उठाना पड़ेगा, इन लोगों के लिए एक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि ये इक्वालिटी के लेवल पे पहुंच जाए, है ना? किन लोगों के लिए बनाया जाए और कितना उनको कोटा दिया जाए, इस चीज को स्टडी करने के लिए मंडल कमीशन बिठाया गया। मंडल कमीशन, अब मंडल कमीशन बिठाया गया तो मंडल कमीशन क्या करेगा? मंडल कमीशन बिठाया गया आर्टिकल 340 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 340 क्या बोलता है? दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव पावर टू अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर्स टू अपॉइंट अ बैकवर्ड क्लास commission, and under this power, under Article 340, President of India appointed the BP Mandal Commission in 1978. 1978 में ये कमीशन बना अंडर बीपी मंडल्स चेयरमैनशिप, एंड 1991 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिकमेंडेशंस दे दी। अब कमीशन ने क्या बोला? कमीशन का क्राइटेरिया क्या था और कमीशन किस लिए बनाया गया था? कमीशन को बोला गया दैट योर क्राइटेरिया is to define India's socially and educationally, रिमेंबर जितने भी यहाँ पे टर्म्स होंगे वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी रिजर्वेशन के लिए आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि कैसे हम इनको रिजर्वेशन दे सके। बीपी मंडल कमीशन ने बोला, बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला दैट इंडियन पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ, जो इंडियन पॉपुलेशन है टोटल, उसमें देर आर 52% पीपल हु बिलोंग टू ओबीसीज, दैट इज द पीपल हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, दे आर टर्म्ड एज अदर बैकवर्ड क्लासेस। Therefore, the commission recommended that 27% of government jobs, remember it's only jobs, should be reserved for them. Commission also gave 11 indicators for determining the social and educational and economic backwardness। ठीक है, 11 इसने इंडिकेटर्स दिए। कमीशन ने आइडेंटिफाई किया दैट कुछ कम्युनिटीज ऐसी है हमारे इंडिया में जो बैकवर्ड क्लासेस में आती है, एंड इट आइडेंटिफाइड द बैकवर्ड क्लासेस अमंग हिंदूज। हिंदूज में इन्होंने बोला कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस है और कुछ बैकवर्ड क्लासेस है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट में, जो नॉन हिंदूज है। अब हिंदूज प्लस नॉन हिंदूज, इन दोनों का इस कमीशन ने कुछ कैटेगराइजेशन निकाला और कास्ट्स बताए। कितने कास्ट बताए इस कमीशन ने? इनने बताया दैट एट ऑल इंडिया लेवल द ओबीसी लिस्ट, ओबीसी कास्ट का जो लिस्ट है, इट हैज अराउंड 3743 कास्ट्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज कास्ट्स देर आर मोर अंडर प्रिविलेज्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको बोला डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस, दे आर अराउंड 2108 कास्ट्स, जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, यहां तक मंडल कमीशन ने बोला। मंडल कमीशन के बोलने के बाद, रिकमेंडेशंस आने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी दैट 27% ऑफ द रिजर्वेशन इन जॉब्स विल बी गिवन टू ओबीसीज। ठीक है, बट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन वेर चैलेंज्ड इन द इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस आया 1992 में, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
It basically gave its verdict, and in the verdict of Supreme Court, it upheld the 27% रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 27% कोटा है फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये दिया जा सकता है। However, Supreme Court struck down. There were two judgments. One was upheld, that is 27% कोटा दिया जा सकता है, but Supreme Court also struck down what 10% job reservation for इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, कि ईबीसीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए अमंग दी हायर कास्ट्स। ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन स्ट्रक डाउन किया गया, ये वाला प्रोविजन अपहेल्ड किया गया। ठीक है, कि ओबीसीज के लिए 27% कोटा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस गेव सम गाइडलाइंस। और इंदिरा साहनी केस में क्या गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले बोला दैट दिस प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन शुड बी एज सच कि रिजर्वेशन इन टोटल शुड नॉट एक्सीड 50%। ठीक है, टोटल में 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए टोटल में। दैट इज एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ये सबको मिला के टोटल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस स्लाइड में हमने देखा दैट देयर इज अ टोटल ऑफ 59.50% ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, अभी तो 10% ज्यादा हो गई है, 60% रिजर्वेशन हो गई है। तो क्यों हुई है? क्योंकि हमने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 लेके आ गए जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दी 10% की। ये भी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, 50% का कैप लगाया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा गाइडलाइन दिया दैट देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब है जैसे क्रीम दूध के ऊपर होती है, वैसे ही जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, नॉट ऑल बट ओनली ओबीसीज, ओबीसीज के अंदर जो क्रीमी लेयर होगी, लाइक दोज पीपल हु गॉट गवर्नमेंट जॉब्स, जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है, जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सब लोगों को अगर एक बार बेनिफिट मिल गया और ये ओबीसी क्लास के अब पैरामीटर्स में नहीं आते हैं, मतलब अब वो लोग गरीब नहीं रहे, अब वो बिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं, अब वो मॉडर्न हो गए, वो सोसाइटी का पार्ट बन गए, तो अब वो कहलाएंगे द पीपल फ्रॉम क्रीमी लेयर। अब जब इनके पास क्रीमी लेयर में ये आ ही गए हैं, तो इनको अब रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए और इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जब भी कोई बंदा रिजर्वेशन के अंदर किसी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करता है तो उसके पास एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, जो उसको प्रेजेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ तक जो है केस सही चल रहा था। 1992 का ये जजमेंट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉलो किया कि हाँ ठीक है हम करेंगे। बट ये 50% का कैप ब्रेक हुआ। कहाँ पे ब्रेक हुआ? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अनाउंसमेंट किया अंडर दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला गया दैट 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी गिवन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी बोला दैट देयर विल बी अमेंडमेंट टू आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट करके ये प्रोविजंस ऐड किए गए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों जगह रिजर्वेशन दिया जाएगा कि उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब ये जो 10% का गैप था, ये 10% का रिजर्वेशन था, ये 50% से ऊपर हो गया। तो अभी तक हमारे पास द रिजर्वेशन वाज ओनली 49.50%। अब जाके ये 10% बढ़ा और 59.50% हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया कि रिजर्वेशन आज की डेट में कितना है और क्यों है इतना। ठीक है,
इस चीज को आज का जो जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो चेंज नहीं कर रहा है, पहले ये समझना है। वो इस कैप को नीचे नहीं लेके आ रहा है, वो इसके कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है, पहले ये समझना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे अब कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स हैं ऐसे जो रिजर्वेशन के साथ डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज पार्ट 16 of the constitution which deals with the reservation of SCs and STs. It says कि इनके रिजर्वेशन को रेगुलेट करने का पावर किसके पास है, सेंटर के पास एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 talks about that central government should reserve seats for government services in government services and educational institutions for SCs and STs, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद एक अमेंडमेंट आता है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये बोला जाता है, ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1995 में, ठीक है। जिसमें ये बोला जाता है दैट आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 सब क्लॉज ए विल बी एडेड, ठीक है। आर्टिकल 14 क्लॉज 4 ए will be added to Article 16. Clause 4A ऐड किया गया और इसमें बोला गया that Government of India can provide a reservation in promotion also, ठीक है। Later the clause 4A was modified by 85th Constitutional Amendment Act in 2001 और 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस क्लॉज 4A में चेंज किया और बोला दैट ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेसिस पे होगा। व्हाट डज दैट मीन? ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बेसिस पे होगा, इसका मतलब क्या है कि जो लोग जितने सीनियर होंगे अमंग एससीज एंड एसटीज हु आर ऑलरेडी इन सर्विस, they will be promoted based on their seniority, ठीक है, not based on their डाउन ट्रोडन नेचर, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है, वो एक बार सर्विस में आ गया, अब वो डाउन ट्रोडन नहीं है, बट बल्कि अब उनकी सीनियरिटी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया। बट इससे पहले देयर वाज 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है? 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 16 में ही क्लॉज 4B ऐड किया, ठीक है। इट सेड दैट जितनी भी अनफिल्ड पोस्ट्स होंगी वो कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वंस दीज अनफिल्ड वैकेंसीज विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द सक्सीडिंग ईयर, thereby it will not nullify the ceiling, it will nullify the ceiling of 50% reservation on the total number of vacancies of that year. मीन्स कि जो 50% का रिजर्वेशन का कैप यहाँ पे था वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। समझना इस चीज को भी है कि वो क्यों नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 50 पोस्ट थी जो रिजर्व कर दी गई थी, जिसमें से बस 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ और वो पोस्ट ऑक्यूपाई हो गई। बट पिछले साल की 40 पोस्ट जो खाली रही वो अगले साल में जाएंगी 40 पोस्ट प्लस, एक तो ये 40 पोस्ट फिलअप होंगी प्लस जो अगले साल की और 50 पोस्ट आने वाली थी इन दी कम्युनिटी इन दी ओबीसी लिस्ट, ओबीसी के लिए जो 50 पोस्ट नए साल में आने वाली थी वो दोनों ऐड होके अगले साल दोबारा से नोटिफाई की जाएंगी। अब ये तो 90 पोस्ट हो गई एंड इन दिस केस इट विल बी मोर देन द 50% ऑफ टोटल वैकेंसीज विच आर अनाउंस्ड इन दैट ईयर। 2018 में अगर 50 सीट्स थी तो 2019 में 90 सीट्स हो गई ओबीसीज की। बट टोटल वैकेंसी यहाँ पे भी 1000 ही थी, यहाँ पे भी 100 ही थी और यहाँ पे भी 100 ही थी, ठीक है। तो इसीलिए समझना ये है दैट इन दी नेक्स्ट ईयर इट विल break the ceiling of 50%,
विच वॉज अलाउड। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया इस चीज को। इसके बाद हमें ये भी समझना है दैट देर इज आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332। ठीक है, these two articles provide for specific representation for the reserved seats for SCs and STs in the parliament and in state legislative assemblies respective. Plus article 243 D provides for reservation of SCs and STs in panchayats, and 233 T provides for the reservation of SCs and STs in municipal corporations and municipalities. Lastly, there is Article 335, which talks about the Constitution, which talks about the claims of SCs and STs. आर्टिकल 335 क्या बोलता है कि जो ये क्लेम SCs एंड STs की है गवर्नमेंट पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, दिस शुड नॉट affect the efficiency and efficacy of administration। ये बोलता है आर्टिकल 335। तो यहां तक हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं विद रिगार्ड टू रिप्रेजेंटेशन, ये रिजर्वेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जुडिशियरी ने ये रिजर्वेशन को लेके क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं। बेसिकली इन 1951 we all know there was a famous case known as the Champakam Dorairajan case। ठीक है, this was in 1951। in this the first major verdict of Supreme Court of India on the issue of reservation was passed। इसमें क्या बोला गया, ये केस किस लिए आया था, ये केस असल में चैलेंज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, उसको चैलेंज कर रहा था ये केस। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब ये बिल जवाहरलाल नेहरू पास कर प्रेजेंट कर रहे थे इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन दी पार्लियामेंट, he said that the baby which we all helped to get birth and we all adopted in the past few months, we have come to the conclusion that it needs amendments। जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने पिछले 1 साल 11 महीने बनाया था, जो उनने 11 महीने तक बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में चेंज करना था। दैट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी, इन दिस केस the Supreme Court said that the Article 16 Clause 4, Article 16 Clause 4, which talks about the reservation in favor of backward class of citizens, it pointed out that in case of employment, okay, Article 16 provides for reservation in case of employment in the favor of backward classes. There is no such provision in Article 15। Therefore, जो इस टाइम पे पेटिशनर थे, उन्होंने बोला अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर दैट पार्लियामेंट शुड अमेंड द आर्टिकल 15 एंड पार्लियामेंट शुड ऐड द क्लॉज 4 टू आर्टिकल 15। तो उसके बाद आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 ऐड हुआ, जिसमें बोला गया दैट देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। ठीक है, इसके बाद हमें ये भी समझना है कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो 1992 का हमने अभी पढ़ा, उसमें कोर्ट एग्जामाइंड द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को समझते टाइम कोर्ट ने ये बोला, इंटरप्रेट करते टाइम क्या बोला कोर्ट ने बोला दैट देयर शुड बी क्रीमी लेयर। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा क्यों समझा रहा हूं, ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा। दैट दिस क्रीमी लेयर इन ओबीसीज should be excluded
फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, इसको हटा देना चाहिए। इन क्रीमी लेयर में जितने भी लोग आते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन का। ये किस केस में बोला? इंदिरा साहनी केस में बोला। ठीक है, 1992 में। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 77 हमने ये भी पढ़ा, विच इंट्रोड्यूस दी आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 ए, है ना, ये भी हमने देख लिया। और इसमें हमें ये भी देखना है दैट इसके बाद क्या कहानी हुई। देन इन 2006, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्कसिंग द केस famously known as M. Nagaraj versus Union of India case 2006, सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या बोलती है? दैट वी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16 clause 4. It held that any such reservation policy in order to constitutionally valid shall satisfy three conditions, कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको हम वैलिड करार दे दें, जिसको हम समझे कि हाँ ये पॉलिसी ठीक है, इसकी तीन कंडीशंस है, तीन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तब जाके हम किसी भी रिजर्वेशन पॉलिसी को मान्यता देंगे। कौन कौन सी चीज है वो, कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहला, दैट SC ST कम्युनिटी शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इनके यहाँ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए। सेकंड, SC ST community, they are not adequately represented in public employment। ये डेटा होना चाहिए हमारे पास। एंड थर्ड, इनने बोला दैट सच रिजर्वेशन पॉलिसी शुड नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्टिकल 355 बोलता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये तीन कंडीशन सेट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, किस में? M. नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। फिर एक और फेमस केस आता है, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018। इस केस में क्या होता है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट reservation in promotions does not require the state to collect quantifiable data on the backwardness of scheduled caste and scheduled tribe. The court held that, सबसे पहली चीज क्या बोला? दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होता है इसमें वी डू नॉट नीड द स्टेट टू कलेक्ट द क्वांटिफिएबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। अब हमें बैकवर्डनेस का डेटा नहीं चाहिए बिकॉज दे आर नो मोर बैकवर्ड। सेकेंड थिंग विच द कोर्ट सेड वाज दैट क्रीमी लेयर जो है इसका एक्सक्लूजन होना चाहिए to the extent of SC STs, and hence the state cannot grant a reservation in promotion who belong to creamy layer। अब जो ये बंदे क्रीमी लेयर से आते हैं इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ये समझना है। पहली चीज है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, हाँ होगा। किसका होगा? वो लोग जो क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं है, ये अभी तक का कंक्लूजन है। जो क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं है उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा। इसके बाद एक और केस आया विच वाज द फेमस केस इन 2019, ठीक है। और ये केस क्या था? ये बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट का एक लॉ था अबाउट रिजर्वेशन इन द प्रमोशन फॉर SC STs, एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस लॉ एंड सेड कि ये जो लॉ है, दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एंड विच इज अ वैलिड प्रिंसिपल फॉर रिजर्वेशन। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए थे वो सारे केसेस हमने देख लिए, ठीक है।
अब जो अभी का जजमेंट है, वो जजमेंट क्या बोल रहा है, ये समझने की बात है। ठीक है, ये जजमेंट क्या बोल रहा है? ये जजमेंट बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था दैट दी SCs and STs, they are around 15%. They have the quota of 15% and STs have a quota of 7.5%. Now this quota among SCs and STs, there are some castes or there are some tribes which have already excelled, ठीक है, in their developmental pursuit. अब वो डेवलप हो गए हैं वो कास्ट, ठीक है, उनको बेनिफिट मिल चुका है। यहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट दे रहा है इन दो चीजों के बारे में, SCs एंड STs के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ना कि OBC के बारे में। समझना है, अभी तक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट OBCs में लग रहा था, SC ST में नहीं लग रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट इनका जो ये कोटा है, ये कोटा डायरेक्ट इन पे क्यों लग रहा है, ये सब पे क्यों लग रहा है, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है। हमें समझना है 2005 में हुआ क्या, दैट पंजाब गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ, ठीक है, इन विच इट सेड दैट देयर आर वाल्मीकिज एंड देयर आर सम सिख कम्युनिटी, ठीक है, who have been converted or who were upper caste, these are basically the lower caste sects, ठीक है। इनके लिए जो ये SC ST का रिजर्वेशन है, ठीक है, इस रिजर्वेशन को बनाता कौन है? बेसिकली देयर इज आर्टिकल 341 इन द कॉन्स्टिट्यूशन which says that president of India will frame a list of SCs, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट का एक लिस्ट बनाएंगे और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग कोटा असाइन होगा उन शेड्यूल कास्ट को। जितने भी कास्ट उस लिस्ट में होंगे उन सब कास्ट को ये बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। अब इन्होंने लिस्ट तो दे दी, ठीक है, और लिस्ट चली गई स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, एंड देयर इज नो सच प्रोविजन इन आर्टिकल 341 विच प्रिवेंट्स, डू नॉट, ठीक है, बाद में PDF से गलत नहीं लिख लेना, इट डज नॉट प्रिवेंट दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ दिस कोटा, ठीक है, आर्टिकल 341 नहीं प्रिवेंट करता है सब कैटेगराइजेशन। नाउ ये लिस्ट चली गई स्टेट के पास और स्टेट को बोला गया कि ठीक है आप 15% रिजर्वेशन दे सकते हो, किनको? SCs को। बट स्टेट बोल रहा है दैट हमारे यहाँ कुछ ऐसे कास्ट है जैसे वाल्मीकिज है, सिख्स है ना, कुछ लोअर कास्ट है, ठीक है, जैसे इसी लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस, देयर वाज वन मोर आइडिया ऑफ the castes basically from the South India. There was one more case in South India only in 2004 which talked about a caste known as Madiga caste, ठीक है, for which the Andhra Pradesh government passed a law, ठीक है। मदिगा एक कम्युनिटी है तेलंगाना में, और उस टाइम पे जो लॉ पास किया गया था, दैट लॉ टॉक्ड अबाउट अ सेपरेट कोटा, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल कोटा विच इज असाइंड टू SCs फॉर द लोअर कम्युनिटी। अभी इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली कहानी समझते हैं, अच्छे से कहानी समझते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लिए हमने सोचा दैट देयर शुड बी, इफ फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट को एक कोटा मिला, दिस कोटा बिलोंग्स टू ऑल ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ठीक है। नाउ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, दे आर डिसाइडिंग कि हमारे यहाँ कुछ शेड्यूल कास्ट है जो एडवांस हो चुके हैं, सम आर लेस डिप्रेस्ड एंड सम आर मोर डिप्रेस्ड, ठीक है। तो जो ये ज्यादा डिप्रेस्ड है हम इनको थोड़ा कोटा ज्यादा दे देंगे और इनको कोटा कम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 50 सीट्स है SCs के लिए, तो हमने कोटा रिजर्वेशन कर लिया। जो ये लेस डिप्राइव्ड है इनके लिए 10 सीटें रख दी और जो ये मोर डिप्राइव्ड है इनके लिए 40 सीटें रख दी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि जो ये कम डिप्राइव्ड है इसका मतलब ये थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, इनके यहाँ एजुकेशन का
जो स्तर होगा वो ऊपर चला गया होगा। ठीक है, अब ये लोग कॉम्पीट कर सकते हैं इन दी ओपन मेरिट, तो इसीलिए इनके लिए कम सीट्स दे दी गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आज जजमेंट दे रही है दैट वेदर दिस केस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, वेदर दिस सब कैटेगराइजेशन इज करेक्ट और नॉट। बट बिफोर वी डिस्कस दिस टुडेज जजमेंट इन डिटेल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस। ठीक है, सो प्रीवियसली देयर वाज इन 2005। ठीक है, 2005 में क्या हुआ? 2005 में यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर्ड द लीगल ऑप्शंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज। ठीक है, एंड इट वाज सेड कि जो प्रेसिडेंट का लिस्ट होता है इट शुड नॉट बी टिंकर्ड। ठीक है, जो प्रेसिडेंट लिस्ट दे रही है वो लिस्ट को आप नहीं कर सकते ऐसा कि आप हर एक जो सब कास्ट है उसको अलग अलग कोटा दे दो। वाई? बिकॉज देर वॉज अ केस, नेमली चेन्नैया केस। ठीक है, एनवी चेन्नैया केस, इन विच द पेटिशनर आर्ग्यूड कि एससीज जो है इट इज अ होमोजेनियस ग्रुप। ठीक है, कि ये सब लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं, इन सब लोगों को आप अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आपको इन सब को एक ही रिजर्वेशन के ब्रैकेट में रखना होगा। तो जो उस टाइम पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई थी मदिगा कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना, उनके लिए अलग कोटा, तो उस जजमेंट को नलिफाई कर दिया गया। उस जजमेंट ने उस टाइम पे बोला दैट ये नहीं चल सकता। बट कटिंग शॉर्ट टू 2024 August, Supreme Court said that this is not a homogeneous group. ठीक है, they too have differences and they too have variabilities. ये कास्ट भी अलग अलग कास्ट है, तो इसीलिए आप ऐसा कर सकते हो दैट आप इन सबको अलग अलग कोटा में डिफाइन कर सकते हो, और स्टेट्स के पास ये पावर है। ठीक है, कि वो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कोटा दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। तो अब ये बोला गया दैट पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जितने भी ये कोटा का सब सेक्शन हो रहा है, सब डिवीजन हो रहा है, ये वैलिड है, ये किया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो यह कहानी यहां तक आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर ये होमोजेनस नहीं है, तो मतलब ये जो कास्ट की लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ कास्ट ऊपर होंगे, कुछ कास्ट नीचे होंगे। दे आर लेस डिप्राइव्ड, दे आर मोर डिप्राइव्ड, एंड देयर इज अ क्रीमी लेयर ऑल्सो। ठीक है, आउट ऑफ दिस एससी लिस्ट देयर इज अ क्रीमी लेयर, एंड दिस क्रीमी लेयर मस्ट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ दिस रिजर्वेशन। and once this thing happens then only we can penetrate deeper और इन सेक्शंस तक पहुंच सकते हैं और इनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और जब सबको ही रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे तब जाके हमारा गोल पूरा होगा इक्वालिटी का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। तो दिस वाज एक्चुअली अ सेवन बेंच सेवन जज बेंच जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया इस बार। कि यहां तक क्लियर हो गया। अब रिजर्वेशन को लेके इतनी सारी डिमांड्स क्यों आ रही है? व्हाई आर देयर टू मच ऑफ डिमांड्स विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन? और आज की डेट में रिजर्वेशन को लेके क्यों डिमांड्स बढ़ रही है? ठीक है, बिकॉज देर आर बेनिफिट्स विच आर अटैच्ड टू दीज रिजर्वेशन पॉलिसीज। लाइक, सबसे पहला, इट इज नॉट गिवन टू अ फ्यू प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, सेकेंड, द रेमेडीज फॉर कास्ट based historical injustice are not basically properly given. It was way back criticized in terms of Plato that whatever the Plato is suggesting is that the medicine is more dangerous than the disease itself. Similarly, the reservation medicine is criticized as कि ये एक ऐसी रेमेडी है जो डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक है। अब क्या हो रहा है कि देयर वेर
ओनली 4,000 कास्ट्स, ठीक है, जो मंडल कमीशन ने हाईलाइट किए थे, देयर वर ओनली 2,000 कास्ट्स जो मंडल कमीशन ने बोले थे बहुत ही ज्यादा डेप्राइव्ड है। बट एट प्रेजेंट टाइम्स देयर आर मोर देन दीज नंबर ऑफ कास्ट्स विच आर डिमांडिंग रिजर्वेशन। क्यों? बिकॉज एवरी sorry, because every caste wants its people in the higher posts, in the administration, in the government representation. Why? Because there is acute agrarian distress in India. There is stagnation in employment. There is a distortion in developmental trajectory. Okay. And now it's easier to talk of a reservation than to make a course correct, than to skill yourself, than to find employment. It's better to go for reservation. It's an easy, low hanging fruit to achieve. इसीलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स बढ़ रही है। अब अगर समझना है तो आप देखो, एस सीज, एस टीज एंड ओबीसीज का पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी, इट्स वेरी लेस, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज हु आर आउट ऑफ दिस ब्रैकेट, ठीक है, एवरीवेयर, इन प्रोडक्शन, इन जॉब्स, इन एग्रीकल्चर, in services, है ना? If you see in agriculture, vast number of 36% is there associated belonging to SC STs. They are associated to agriculture. And if you see professional and managerial positions, there is very less percentage of SCs and STs who are there in the higher ranks. ठीक है? Understood? And what are the arguments which are against this reservation policy? कि reservation policy नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? Because it actually diminishes the harmony. It actually creates divisions and enmity between the government employees and at the workplace, ठीक है, यहाँ पे भी वो कल्चर आ जाता है फिर डिवीजन का। इट इज अ मर्डर ऑफ मेरिट। इट परपेचुएट्स द नोशन ऑफ कास्ट। ये कास्ट को और ज्यादा परपेचुएट करता है, ठीक है। क्यों करता है? बिकॉज जितना ज्यादा आप इस चीज पे लड़ोगे कि मेरा कास्ट ये है इसीलिए मुझे रिजर्वेशन चाहिए, इट मीन्स दैट कास्ट इज बिकमिंग द आइडेंटिटी नाउ, ठीक है। द कास्ट विच वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी इज बिकमिंग द होलसम आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, दैट अ पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट इट्स कास्ट, ठीक है। इट engraves the caste in the society, ठीक है। a caste which was just a matter of workforce, it was a way out of the mobilization, एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में जाना, दूसरे प्रोफेशन से तीसरे प्रोफेशन में जाना, दैट वाज हाउ कास्ट कुड हैव बीन यूज्ड एंड हेल्प्ड, ठीक है। दिस रिजर्वेशन इज आल्सो basically criticized as biggest enemy of meritocracy, ठीक है। the tool to meet the narrow political ends, और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इतना ज्यादा हो गया है दैट कास्ट बेस्ड वायलेंस इज ऑन द राइज, ठीक है। दैट इज व्हाई देयर आर सम ऑफ द प्रोविजंस which some of the points which we should write in the against of this reservation policy. Lastly, what we can suggest for this is that there should be fair and practical ways in which we can help the needy persons
that is providing a helping hand than to lending a dole to someone to fetch the water. ठीक है, और it's better not to lend them the dole, but to make them, or to make them capable of this thing, that they can fetch the water on their own. That is the capability, development approach of Amartya Sen, which we can very well quote in our suggestions, that how we can get rid of this menace, or how we can get rid of this uh, notion of reservation, and how we can achieve the goals, which basically reservation क्यों लाई गई थी, reservation actual में 15 साल के लिए थी, 20 साल के लिए थी, temporary provision था, but it is now ingrained in the Indian society. Okay, तो अब there is a high time that we should raise the awareness among people for their own capacity development. जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट इन मल्टीपल स्कीम्स एंड मल्टीपल यू कैन से मेजर्स फॉर दी डाउन ट्रोडन कम्युनिटी. ठीक है, उसमें ओबीसीज, एससीज, एसटीज सब आते हैं. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? व्हाट वी शुड डू इज वी शुड अडॉप्ट टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, बिकॉज रिजर्वेशन इज अ फेयर गेम, इट्स नॉट समथिंग विच इज अनफेयर. ठीक है, इट्स अ फेयर गेम. We should adopt this positive discrimination for the benefit of the downtrodden and economically backward sections. However, the narrow political ends which are being met through this reservation policy should be stopped. Okay, as soon as possible. The politicization of caste should be stopped and should be ended at most. There should be less animosity and prejudice between the castes, which should be nudged through the nudge behavior concept. Okay? And there is a need of strong political will, which should be indispensable for maintaining the equilibrium between justice to backward classes. So there should be an equilibrium between the justice to backward classes, and there should be equity to forward classes, and at the last there should be efficiency for entire system. ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में, दैट हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? जस्टिस टू बैकवर्ड क्लासेस, equity to forward classes, and efficiency to the entire system. This is something which we should maintain. Okay? With this, I wish you all the best and thank you for joining in here. You can connect to me and get yourself ready for your upcoming UPSC or other exams. You can very well connect to me and get your strategy done. The first strategy session and the first mentorship session is always free. There are no charges if you connect to us through our official handles. You can download these PPTs and the relevant content, which is very well crafted for your exams, through our social media handles also. Thank you for connecting. Stay blessed.